हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स क्रैक टीईटी। और लेट्स क्रैक टीईटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम आने वाले सुपर टेट और यूपी टेट की जो परीक्षाएं होंगी उनके लिए ये सीरीज आपके लिए रामबाण होगी। क्योंकि मैं इसमें उत्तर प्रदेश का जितना भी थ्योरी है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये आपकी अपनी पहली वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। इन उत्तर प्रदेश की क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है इसके बारे में बात करेंगे। यानी उसी उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करने वाले हैं जिस उत्तर प्रदेश में विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। उसी उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें अयोध्या मंदिर को लेकर अक्सर विवाद आपने देखा होगा। बाबरी मस्जिद और अयोध्या मंदिर को लेकर काफ़ी लंबा विवाद जो जल्दी में जिसका निर्णय लिया गया है। और उसी उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहा हूं जिसने देश को न केवल नेता दिए हैं बल्कि देश को पूजे जाने वाले भगवान भी दिए हैं, जैसे कृष्ण, बुद्ध और अन्य भगवान। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस अपने सेशन को, आज के अपनी इस वीडियो को। देखते हैं कितने लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपके इस वीडियो को कितने लोग सपोर्ट करते हैं, कितने हमारे एकलव्य, कितने हमारी झांसी की रानियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक परिचय के बारे में, ऐतिहासिक विचार के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जिस प्रकार से इतिहास को बांटा जाता है 3 प्रकार से, प्रेग ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक इसी प्रकार से हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश का प्रेग ऐतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में संसार के प्राचीनतम शहरों में एक माने जाने वाला वाराणसी भी यहीं पर स्थित है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए और आप लोगों को पता है भी, इसमें कोई ज़्यादा संदेह या पूछने समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर प्राचीन शहर वाराणसी स्थित है और वाराणसी के पास ही स्थित एक शहर है सारनाथ। अब सारनाथ का नाम आते ही आपको गौतम बुद्ध याद आ जाने चाहिए, क्योंकि गौतम बुद्ध से इनका गहरा संबंध रहा है। सारनाथ का चौखंडी का स्तूप भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन की याद दिलाता है। मतलब यहाँ पर भगवान बुद्ध ने सबसे पहले अपना प्रवचन दिया था। देश में कैसा धर्म होना चाहिए, कैसे लोगों को जीना चाहिए, इस बात को लेकर सबसे पहला प्रवचन उन्होंने यहीं पर दिया था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। देखो, समय के साथ यह क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। समय के साथ यह क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। फिर बड़े साम्राज्यों या जैसे गुप्त, मौर्य और आपका कुषाण के शासन का अंग रहा। 7वीं शताब्दी में कन्नौज गुप्त साम्राज्य का प्रमुख केंद्र रहा। जो ये गुप्त थे ना, कन्नौज के जो गुप्ता थे, जैसे गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, तो जो गुप्त साम्राज्य था वो गुप्ता साम्राज्य का ही एक भाग था। मतलब गुप्ता साम्राज्य को गुप्त साम्राज्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो इधर, अब बात आती है बौद्ध काल को लेकर जिक्र करेंगे, क्योंकि जो बौद्ध काल का जिक्र हो ही गया है, महात्मा बुद्ध का जिक्र यहाँ पर हो ही गया है, तो क्यों हम भारत को लाइट ऑफ एशिया कहलाने वाले महात्मा बुद्ध के बारे में साथ ही साथ जिक्र कर लेते हैं और अच्छे से आपको बताते हैं इसके बारे में। देखिए, ईसा पूर्व, कितना ईसा पूर्व भैया? ईसा पूर्व छठी, यानी छठी ईसा पूर्व और 4वीं सदी के दौरान गौतम बुद्ध ने भी वाराणसी के सारनाथ में पहली बार धर्म उपदेश दिया था, जो कि उत्तर प्रदेश का एक अंग है। कौन सा उत्तर प्रदेश का एक अंग है? सारनाथ। उस समय मगध शासन था, यानी मगध का शासन हुआ करता था कि बुद्ध और कुशीनगर में परिनिर्वाण, शरीर से मुक्त होने पर आत्मा की मुक्ति। देखो, जो बौद्ध धर्म में परिनिर्वाण कहा जाता है, उसमें जो व्यक्ति की मृत्यु होती है, मतलब शरीर से आत्मा का त्याग होना। ठीक है, यह शरीर से मुक्त होने पर आत्मा की मुक्ति प्राप्त हुआ था, जो पूर्वी जिले आपका देवरिया में है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला देवरिया को माना जाता है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? देवरिया है। बड़े आगे, तो इस काल के महान शासकों के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के इस काल के महान शासकों में कौन कौन से शासक रहे हैं? सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले जिक्र आता है चंद्रगुप्त प्रथम का। किसका आता है? चंद्रगुप्त प्रथम का जिक्र आता है। शासनकाल लगभग 330 से लेकर 380 तक ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। 1-2 दिनों पर ये नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए लगभग बोला। अशोक शासनकाल जो रहा वो 268 या 265 से 238 ईस्वी पूर्व तक रहा, जो मौर्य सम्राट थे। अशोक कौन थे? मौर्य सम्राट थे।
समुद्रगुप्त का शासन लगभग 330 से लेकर 380 और चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 380 से 415, जिन्हें कुछ विद्वान विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं, विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, चले आगे। अन्य प्रसिद्ध शासक है हर्षवर्धन है, शासनकाल 606 से 647 के लगभग। 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के बाद हिंदूवाद के पुनरुत्थान के साथ ही बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन हो गया। तो फिर से एक बार हिंदूवाद फिर से खड़ा हुआ, बौद्ध धर्म डाउन गया, क्योंकि जो बौद्ध धर्म था वो हिंदू का ही एक निकला हुआ भाग था, हिंदू धर्म का यानी सनातन धर्म का ही एक भाग था। इस पुनरुत्थान के प्रमुख रचयिता की बात करें तो दक्षिणी भारत में जन्मे थे, जो वाराणसी में पहुंचे और उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश के मैदानों की यात्रा की और वो हिमालय में बद्रीनाथ में प्रसिद्ध मंदिरों की स्थापना की। कौन थे भैया? दक्षिण में जन्मे शंकर। यहाँ पर यह शंकर से मतलब शंकर महादेव से नहीं है, यहाँ शंकर से मतलब शंकर महादेव से कतई नहीं है। यहाँ शंकर से मतलब तात्पर्य है उस व्यक्ति से जो दक्षिण भारत में रहने वाला था, जिन्होंने केदारनाथ बद्रीनाथ आकर मंदिरों का निर्माण कराया और पुनः एक बार हिंदू धर्म का उत्थान कराने का योगदान दिया। इसे हिंदू मतावलंबी चौथा एवं अंतिम मठ हिंदू संस्कृति का केंद्र मानते हैं। क्या मानते हैं? इसे हिंदू मतावलंबी जो हैं, जो हिंदी के मत रखने वाले हैं, वो इसको चौथा या अंतिम मठ मानते हैं हिंदू संस्कृति का। आगे बात करते हैं तो समय आ जाता है आपका 1000 से लेकर 1030 ईस्वी तक। यह समय मुस्लिम शासकों का रहा है दोस्तों। शायद मैं आपको, हाँ, मुस्लिम शासक देखिए 1000 से लेकर 1030 ईस्वी तक मुसलमानों का आक्रमण हो चुका था, किंतु उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी के अंतिम दशकों के बाद ही मुस्लिम शासन स्थापित हुआ। गुरुजी ऐसे कैसे कह दिया आपने? देखो, भारत में आ रहा है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी 1001 ईस्वी में आता है, 1000 ईस्वी में आता है। 1024 ईस्वी में वह शिव के गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के शिव के मंदिर को लूटता है। सोमनाथ मंदिर की सबसे बड़ी लूट करता है 1025 ईस्वी में। तो वो लुटेरा तो था, लूट करने आया था, मारकाट उसने की थी, लेकिन उसने भारत में अपना ना ही तो धर्म को स्थापित करना चाहा और ना ही उसने अपना राज्य स्थापित करने की कोई भी प्लानिंग की। ये किसने की? ये की मोहम्मद गौरी ने, जो कि महमूद गजनवी के बाद आया था। महमूद गजनवी के बाद आने वाले मोहम्मद गौरी ने भारत में न केवल भारत को हड़पने का प्रयास किया, बल्कि भारत के अंदर अपना एक साम्राज्य, अपना एक धर्म का निर्माण करने की सोची। और जब मोहम्मद गौरी ने गढ़वालों यानी जिनको उत्तर प्रदेश पर शासन था, पूर्वी अब्दों के भारतशिव पारसी वंश के अंतिम स्थानीय राजाओं को हराया और 650 ईस्वी तक 650 वर्षों तक अधिकांश भारत की तरह उत्तर प्रदेश पर भी किसी न किसी मुस्लिम वंश का शासन रहा, जिनका केंद्र दिल्ली या उसके आसपास का था। मतलब जैसे जैसे भारत पे शासन होता रहा, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश पे शासन होता रहा। क्योंकि उत्तर प्रदेश एनसीआर का क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश दिल्ली से जुड़ा हुआ क्षेत्र था, और दिल्ली उस समय भी और आज भी, दिल्ली भी उस समय शासन का केंद्र रहा करती थी और आज भी शासन का केंद्र है। 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान, 1526 ईस्वी का समय आता है जिसने बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को, किसको दोस्तों? इब्राहिम लोदी को हराया और सर्वाधिक सफल मुस्लिम वंश यानी मुगल वंश की नींव रख डाली। अब यहाँ से आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन एक तैयार हो जाता है कि मुस्लिम वंश यानी गुलाम वंश की नींव किसने रखी? तो गुलाम वंश की नींव किसने रखी भैया? मुगल वंश की नींव रखी थी भैया आपके बाबर ने, क्योंकि इन्होंने हराया था इब्राहिम लोदी को। इस साम्राज्य ने 350 वर्षों से भी अधिक समय तक उपमहाद्वीप पर शासन किया और इस साम्राज्य का महानतम काल अकबर यानी शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक का जो शासनकाल था, जिसको अकबर काल कहा जाता है, से लेकर औरंगजेब आलमगीर 1707 तक का काल था, जिन्होंने आगरा के पास नई शाही राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। एक नई राजधानी का निर्माण हुआ फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का इन्होंने निर्माण कराया। उनके पोते शाहजहां ने, बाबर के पोते शाहजहां ने
शासनकाल 1628 से 1658 के आगरा में ताजमहल अपनी बेगम की याद में बनवाया था, जो मकबरा प्रसव के दौरान चल बसी थी। मतलब प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी डेथ हो गई थी, किनकी? मुमताज़ की। विश्व के महानतम वास्तुशिल्पीय नमूनों में से एक है। मतलब दुनिया के 7 अजूबों में काउंट होता है। भारत के नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं, बल्कि भारत का एक अजूबा ताजमहल, जो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में है। उत्तर प्रदेश में केंद्रित मुस्लिम और मुगल साम्राज्य ने एक नई मिश्रित संस्कृति को विकसित किया, एक नई संस्कृति के विकास को प्रोत्साहन दिया। अकबर इसके प्रतिपादक थे। एक नई मिश्रित शक्ति से या प्रवृत्ति से क्या मतलब है? अकबर के दरबार में हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के मंत्री रहा करते थे, दोनों प्रकार के बुद्धिजीवी प्राणी रहा करते थे। तो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। अकबर अनपढ़ थे, अपने पास पढ़े लिखे वैद्य, पढ़े लिखे जितने भी संगीतज्ञ थे उनको रखा करते थे। मतलब दोनों प्रकार के इसमें बीरबल भी रहा करता था। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। इतने में जल ग्रहण कर लेता हूँ, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई। भक्ति आंदोलन के संस्थापक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो भक्ति आंदोलन में आता है आपके रामानंद। कौन आते हैं? रामानंद जी आते हैं, जिनका लगभग 1400 से 1470 ईस्वी का प्रतिपादन किया। और किसी न किसी व्यक्ति की मुक्ति लिंग या जाति पर आश्रित नहीं होती। किसी व्यक्ति की जो मुक्ति है वो किसी के लिंग, मतलब वो महिला हो या पुरुष हो या उसकी क्या जाति है, इस पर निर्भर नहीं होती, इस पर आश्रित नहीं होती। सभी धर्मों के बीच अनिवार्य एकता की शिक्षा देने वाले कबीर ने प्रत्येक प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में धार्मिक असहिष्णुता के विरुद्ध अपनी लड़ाई के विचार पेश किए। ठीक है, चलिए। कांशीराम नगर कासगंज के निकट स्थित सोरो में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की, जो भगवान राम के जीवन को उल्लेखित करती है। क्या करती है? भगवान राम के जीवन को उल्लेखित करती है। 18वीं शताब्दी आती है, तो 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन का कारनामा चालू हो जाता है। मुगलों के पतन के साथ ही इस मिश्रित संस्कृति का केंद्र दिल्ली से लखनऊ पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? दिल्ली से इनका केंद्र कहाँ पहुंच जाता है मित्रों? लखनऊ पहुंच जाता है। अब बात करते हैं भाई ब्रिटिश काल की। ब्रिटिश काल कौन सा काल भाई? ब्रिटिश काल ही वो काल माना जाता है जब देश में अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेजों का आगमन होता है, लगभग भारत पर 350 वर्षों तक वो शासन करते हैं। और जब 1947 में देश हमारा आज़ाद होता है तो इन अंग्रेजों से होता है। इन अंग्रेजों ने न केवल हमारे भारत में राज किया, बल्कि भारत के लोगों पर काफ़ी उत्पीड़न किया। और उसी में न केवल भारत पे किया, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो 1857 की क्रांति जहां से चालू हुई, 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश से चालू होती है। और उसी उत्तर प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं। उसी उत्तर प्रदेश के हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? बात कर रहे हैं। और आई होप कि आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट जो आपको मैं बता रहा हूं वो सब समझ में आ रहा होगा। क्योंकि जैसे जैसे देश का इतिहास रहा है, ठीक वैसे वैसे उत्तर प्रदेश का भी इतिहास रहा है। ब्रिटिश भारत में कब आते हैं, कैसे आते हैं, आइए इसका हम जिक्र करते हैं बड़ी सावधानी पूर्वक। देखिए, ब्रिटिश काल कब रहा? उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी ने धीरे धीरे अधिग्रहण किया। विभिन्न उत्तर भारतीय वंशों और 1775, 1798 और 1801 में नवाबों और 1803 में सिंधिया और 1816 में गोरखों से छीन लिए गए प्रदेशों को पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया। अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा, सर बंगाल प्रेसिडेंसी कैसे हुई? सुनो भाई मेरी बात। सन 1600 ईस्वी में दोस्तों भारत के अंदर आती है एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी? इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं आप। देखिए भाई, सन 1600 ईस्वी में भारत के अंदर आती है ईस्ट इंडिया कंपनी।
अच्छा ये बताओ, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई। 17 मई 1498 को भारत के कालीकट राज्य पे आता है वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं कौन? राजा जी मौर्य। जब वो भारत में आता है, स्वागत को देखता है, मन उसका बड़ा खुश हो जाता है, भारत में कुछ दिन रहता है। भारत में कुछ दिन रहता है, जो जहाज़ों का बेड़ा वो अपने साथ लेकर आया, जो उसका खर्चा हुआ, उसने सोचा यार कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ भारत से लेकर चल जो अपने क्षेत्र में जाकर दिखाए, कहे कि तुम एक नई जगह पर गए थे। उसने क्या किया? उसने क्या किया दोस्तों? उसने इंडोनेशिया, जो भारत का पड़ोसी मुल्क है, जल के माध्यम से वहां से काली मिर्च को उठाया, दक्षिणी भारत की काली मिर्च को उठाया, पश्चिमी घाट की काली मिर्च को उठाया और पोटली बांधी और चल दिया। भारत से काली मिर्च को ले जाकर उसने अपने क्षेत्र, अपने बाजारों में काली मिर्च को बेचा। जब काली मिर्च को वहां जाकर बेचा तो उसने 60 गुना ज्यादा लाभ कमाया जितना खर्चा करके वो भारत आया था। इस चीज को देखते ही सुनते ही सब व्यापारियों के मन में एक हड़कंप मच गया और वहां पर ब्रिटेन के अंतर्गत महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ से के पास एक मर्चेंट्स का यानी एक व्यापारियों का ग्रुप महारानी एलिजाबेथ के पास जाता है और कहता है, महारानी आपने देखा हमारे ही एक महाद्वीप का कौन यूरोपियन व्यक्ति वास्को डी गामा भारत गया और वहां से ऐसी अमरमूल चीज लेकर आया है जो उसने यहां पर बेची है, तो उसने 60 गुना ज्यादा फायदा उठाया है जितना खर्चा करके वो गया था। इसका मतलब भारत एक ऐसा मुल्क है जहां से अगर व्यापार किया जाए तो हम मालामाल हो सकते हैं। तो महारानी ने कहा मेरे से क्या चाहते हो? महारानी ने कहा मेरे से क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा महारानी हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें राजनीतिक संरक्षण देते हुए यहां से परमिशन दे कि आप भारत के लिए रवाना हो जाओ। तो महारानी के ऑर्डर के अनुसार, एक चार्टर्ड एक्ट के अनुसार सन 1600 ईस्वी में भारत के अंदर एक नई कंपनी का विस्तार होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और वह ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपने व्यापारिक कारनामों के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की सामाजिक व्यवस्था, यानी भारत की हर प्रकार की एक्टिविटी में वो कंपनी भाग लेने लग जाती है। जब वो कंपनी भाग लेने लग जाती है तो धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने लग जाती है। सबसे पहले वो कब्जा करती है बंगाल पर। बंगाल में अलग अपनी प्रेसिडेंसी बनाती है और बंगाल प्रेसिडेंसी बनाकर जितना भी उसका अपना अधिकाराधीन क्षेत्र है, जो अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते क्षेत्र को, तो उसके अधीन कर देते थे। और वही जिक्र यहाँ पर आपके सामने आया। क्या जिक्र दोस्तों? कि जब ये उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे थे अंग्रेज, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या काम करा, उत्तर भारत में रहने वाले भारतीय वंशों को 1775, 1798 और 1801 में नवाबों को, 1803 में सिंधियों को, 1816 में गोरखों को छीन लिया। गोरखों से वो प्रदेश छीन ले गए और प्रदेशों को पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रख दिया गया। क्लियर हुआ? 1833 में इन्हें अलग करके पश्चिमी उत्तर प्रांत आरंभ में आगरा प्रेसिडेंसी का कहलाता था और गठित किया गया। और 1856 में कंपनी ने अवध पर अधिकार कर लिया और आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। अच्छा सुनो भी, मैं क्या कह रहा हूँ बार बार। कहने का तात्पर्य यह है कि 1833 में जब इसको अलग करा गया बंगाल प्रेसिडेंसी से, तो उसको बोला गया पश्चिमी प्रांत। क्या बोला गया? पश्चिमी प्रांत। ठीक है, जब इसको पश्चिम में अलग कर दिया तो ये होगा पश्चिमी प्रांत। ठीक है, अब ये पश्चिमी प्रांत हो गया। तो दोस्तों पश्चिमी प्रांत के बाद दो प्रेसिडेंसियां हो गई, एक पश्चिमी प्रांत, बंगाल प्रेसिडेंसी। देखो अब दोबारा क्या हुआ दोस्तों, आगे चल के इन्होंने 1856 में कंपनी ने अवध क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। जो भारत उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का क्षेत्र हुआ करता था, अवध क्षेत्र, अवधी भाषा जहां पर बोली जाती है, उस क्षेत्र पे भी कब्जा कर लिया और उन्होंने नया नाम दे दिया दोस्तों, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा इसको क्यों कहा गया
जब दोस्तों पूर्वांचल क्षेत्र को इन्होंने अपने कब्जे में लिया तो आगरा को उसकी मैन होल्ड ऑफिस को बनाया, ठीक है। अवध पर अधिकार कर लिया और आगरा एवं अवध संयुक्त का प्रांत बनाया। वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के समरूप के नाम से इसे 1877 में इसे पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना गया, ठीक है। 1877 में से पश्चिमोत्तर प्रांत के नाम से इसको जाना गया। उससे पहले पश्चिमोत्तर प्रांत, उसके बाद आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जाना गया, ठीक है। 1902 की बात आती है दोस्तों। 1902 में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। अब दोस्तों संयुक्त प्रांत को ही इंग्लिश में कहा जाता था यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस, अब यूनाइटेड प्रोविंस इसको कहा जाता था। तो यूनाइटेड प्रोविंस की जो शॉर्ट फॉर्म थी वो दोस्तों यूपी थी। वर्तमान में भी यूपी है और उस समय में भी यूपी हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों उस यूपी का मतलब यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था और संयुक्त प्रांत हुआ करता था। वर्तमान यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। 1857 और 1859 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ विद्रोह मुख्यतः पश्चिमोत्तर प्रांत तक सीमित था। देखो, जब इस कंपनी का तांडव बहुत अपर लेवल पर पहुंच गया, बहुत ऊंचे लेवल का प्रताड़ना ये भारत के लोगों के साथ करने लगे, तो भारत के लोग कैसे सहन करते भाई? भारत के लोग क्यों सहन करते भाई? भारत के लोगों ने सहन करना बंद कर दिया। जब भारत के लोगों ने उसे सहन करना बंद कर दिया, भारत के लोगों की जो अंदर की जो ज्वालाएं थी वो फूट फूट कर बाहर निकलने लगी, तो 1857 में सबसे पहला विद्रोह होता है। वो उत्तर प्रदेश से चालू होता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ से चालू होता है। गाय की चर्बी से बने कारतूस को हिंदू लोगों ने अपने मुंह से छीलकर बम फेंकने से मना कर दिया, उन कारतूसों को फेंकने से मना कर दिया, जिसके चलते अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया भारतीय लोगों को। लेकिन भारत के लोग थे वो बार बार ये नारा कह रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत के लोग कह रहे थे कि अंग्रेजों को इस देश से भगाना है, सबको एकजुट होना है और अंग्रेजों को इस देश से भगाना है, क्योंकि इन लोगों ने, इन नालायकों ने हमारे भारत को बहुत लूट लिया। कोई कह रहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कोई कह रहा था इंकलाब जिंदाबाद, कोई कह रहा था करो या मरो। मतलब तरह तरह के नारे भारत के अंदर दिए जा रहे थे। बेगम हजरत महल आपके इस 1857 की क्रांति में भाग ले रही थी। चलिए 10 मई 1857 में 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों में भड़का विद्रोह कुछ ही महीनों में 25 से भी अधिक शहरों में फैल गया। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी दोस्तों लक्ष्मीबाई की भूमिका अहम और अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। यूं ही नहीं कहता दोस्तों मैं महिलाओं के लिए कि चिड़ियों तुम संघर्ष करो, चोंच में संभालो मसाल, और बाज खुद डर के भग जाए, कुछ ऐसा करो कमाल। बाज खुद डर के भग जाए, कुछ ऐसा करो कमाल। तो ये कुछ ऐसे ही कमाल करने वाली वो चिड़िया थी, वो योद्धा थी, वो झांसी की रानी थी। भारत की एक लौह स्त्री के तौर पे उनको जाना जा सकता है। झांसी की रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और दोस्तों ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए, ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए 1858 में। अब चूंकि दोस्तों युद्ध हो चुका था, मतलब विद्रोह हो चुका था, 1858 में विद्रोह के दमन के बाद पश्चिमोत्तर और शेष ब्रिटिश भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश तथा ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया। मतलब क्यों? 1857 का विद्रोह हुआ, जिसकी बात धीरे धीरे पहुंचती है इंग्लैंड के अंदर, और जब इंग्लैंड के अंदर पहुंचती है तो इंग्लैंड के जो मैन क्राउन था, जो इस कंपनी को यहाँ भेजा था, उस क्राउन ने क्या काम किया, उसने करा, इस कमेटी ने क्या काम किया भाई? ये कमेटी तो वहाँ व्यापार करने के लिए गई थी, ये तो भारत के अंदर कब्जा कर रही है दूसरे अंदर जाकर। तो उन्होंने क्या काम करा, इससे वो कमान वापस ले ली। क्या ले लिए दोस्तों?
उससे वो कमान वापस ले ली और दोस्तों उसको ब्रिटिश ताज के हवाले कर दिया। पहले भारत पे जो शासन हुआ करता था वो केवल ब्रिटिश कंपनी का हुआ करता था, लेकिन अब भारत के लोग ये सोच रहे थे कि ब्रिटेन की महारानी हम पर शासन करेगी तो बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसा कि 2014 में लोगों ने मंशा बनाई थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक ऐसे ही दोस्तों लोगों ने सोचा था कि ब्रिटिश महारानी के हाथों में देश का बागडोर जाएगी तो देश का कुछ भला होगा, लेकिन ये नहीं सोचा कि अब देश पे शासन करने वाले दो लोग हो गए। एक तो कंपनी भी शासन करेगी यहाँ इंडिविजुअल तरीके से, और दूसरा क्राउन करेगा, मतलब राजा करेगा। ठीक है, चलो बढ़े आगे। देखिए 1880 का समय आता है। 1880 ईस्वी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ संयुक्त प्रांत स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी रहा, मतलब उत्तर प्रदेश जो रहा वो अग्रणी राज्य रहा 1857 की क्रांति में। प्रदेश ने भारत को मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी राजनीतिक नेता दिए। उत्तर प्रदेश ने ये नेता भारत को दिए हैं जिन नेताओं ने भारत की राजनीतिक दृष्टि को बदल दिया, राजनीतिक धारा को बदल दिया। समय आता है 1922 का। कब दोस्तों? 1922 में। 1922 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पूरे संयुक्त प्रांत में फैल गया। और 1922 का ही समय था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का अपना एक अलग संविधान होना चाहिए, भारत का अपना एक अलग संविधान होना चाहिए। ये बात महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान कही। और एक कांड हो गया उसी दौरान, चोरी चोरा कांड। अब ये चोरी चोरा कांड क्या था दोस्तों? चोरी चोरा उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है। चोरी चोरा उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है मित्रों, और चोरी चोरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। वहाँ पर भारत के लोगों ने, भारत के सिपाहियों ने अंग्रेजों से क्लश में आकर, अंग्रेजों से नाराज होकर अंग्रेजों के खिलाफ अपना जल्लूस निकाल दिया, मतलब चलती ट्रेन में आग लगा दी। हालांकि उससे जान कोई नहीं गई, लेकिन उन्होंने उसमें आग लगा दी अंग्रेजों को यह एहसास दिलाने के लिए कि अब हम आपकी गुलामी को सहने वाले नहीं हैं। ये सारी कहानी उत्तर प्रदेश में घट रही है दोस्तों। चोरी चोरा गांव प्रांत के पूर्वी भाग में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी को अस्थायी तौर पर आंदोलन को रोक दिया गया। जो असहयोग आंदोलन था, महात्मा गांधी को जेल हो गई, और महात्मा गांधी को जेल होने के कारण इस असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया। मित्रों क्या कर दिया गया? इस असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट, जल्दी ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो, संयुक्त प्रांत मुस्लिम लीग की राजनीति का भी एक केंद्र रहा। जो संयुक्त प्रांत था ये मुस्लिम लीग की राजनीति का भी एक केंद्र रहा। ब्रिटिश काल के दौरान रेलवे, नहर और प्रांत के भीतर ही संचार के साधनों का व्यापक विकास हुआ। कहते हैं दोस्तों, दुश्मन भी कभी कभी बहुत सारी चीज़ें सिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजों ने जितना ज़्यादा हम पे अत्याचार किया, उसके साथ साथ वो ये भी बता गए कि है भारत के भूखे नंगे लोगों, तुम्हें जीना कैसे है हम बताएंगे आपको। कोट पैंट कर जियो, कोट पैंट पहनकर रहो, मौज लो जिंदगी की, चाय पियो। ये बहुत सारी बातें भारत के लोगों को बताकर गए अंग्रेज। आप बुरा मत मानना, उस समय भारत की स्थिति भूखे नंगे जैसी थी। अंग्रेजों ने यहाँ आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। अब देखो, वर्तमान शिक्षा में जो हम पढ़ रहे हैं, इसको बढ़ावा देने का काम भी अंग्रेजों ने किया। तो कुछ तो काम तो बढ़िया किए हैं, लोगों का मन जीतने के लिए, भारत के लोगों का दिल जीतने के लिए कुछ काम बढ़िया किए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में स्थापित हुआ और विश्वविद्यालय व महाविद्यालय भी स्थापित किए गए।
मतलब भारत में शिक्षा प्रणाली को, देखिए ऐसा क्यों करा उन्होंने, ऐसा इसलिए नहीं करा कि वो भारत के लोगों को शिक्षित बनाना चाहते थे या भारत के लोगों को पढ़ा लिखा बनाना चाहते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं किया उन्होंने, बल्कि उन्होंने भारत के लोगों में शिक्षा की जागृति, शिक्षा की ज्योति जलाने का काम इस वजह से करा जिससे कि भारत के लोग पढ़े लिखे और उनकी भाषा को समझने लगे, उनकी बात को समझे, जिससे कि काम और आसानी से हो सके। क्योंकि अधिकतर लोग उस टाइम पे अंग्रेज नहीं थे, मतलब अंग्रेजी नहीं बोलते थे, तो दोस्तों उस समय भारत के लोगों पे काम नहीं होता था, जिसके चलते अंग्रेज उन पे कोड़े के मार बजाते हैं। आपने मूवी देखी होगी क्रांति, मूवी देखिए, मनोज कुमार, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा और भारत के एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कुश्ती में दुनिया में नाम किया भारत का, दारा सिंह, ये सब उसके अंदर हैं जो जहाँ तक मुझे जानकारी है। और आपने देखा होगा जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ये गाना उसी मूवी का है। और जब उन अंग्रेजों ने उनको एक जहाज पर बांधा हुआ होता है, आप देख रहे हो तो उस पर कोड़े बज रहे होते हैं, क्या कोड़े बज रहे होते हैं, और बार बार मुख से एक आवाज निकल रही होती है मनोज कुमार के, आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, आज से अपना वादा रहा। ये मुलाकात की बात प्यार मोहब्बत की नहीं थी, ये मुलाकात की बात एक दूसरे सिपाहियों से मिलने की थी, ये मुलाकात की बात एक दूसरे योद्धाओं से मिलने की थी कि अब अंग्रेजों को देश से भगाने की प्लानिंग हमें करते रहना है, हमें हार नहीं माननी है। ठीक है दोस्तों, बड़े आगे चलिए। अब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अगर हम बात करें, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों ने कर दिया बहिष्कार। यह विद्रोह 1 साल तक चला और अधिकतर उत्तर भारत में फैल गया। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया और इस विद्रोह का प्रयास मेरठ शहर में हुआ। इसका कारण अंग्रेजों द्वारा गाय और सूअर की चर्बी से युक्त कारतूस देना बताया गया था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा ब्रिटिश काल के बारे में और थोड़ी जानकारी। 75 वर्षों की अवधि में धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार कर लिया। विभिन्न वंशों जैसे नवाबों, सिंधियों, गोरखों को हराकर, ये मैंने अभी आपको बताया, हराकर छीने गए प्रदेशों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। और 1857 और 1859 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्रोह प्रारंभ हो गए और जिसके चलते 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सैनिकों के बीच भड़का विद्रोह कुछ ही समय में 25 राज्यों से आगे फैल गया। फिर 1858 में विद्रोह के दमन के बाद पश्चिम, उत्तर और शेष ब्रिटिश भारत की प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउंट को हस्तांतरित कर दिया और भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में संयुक्त प्रांत अग्रणी रहा। यहाँ क्योंकि भारत संयुक्त प्रांत के मेरठ जिले से ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ। भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। भाई जब 1947 में एक क्रांति हो गई तो भारत के अंदर लोगों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। वो राष्ट्र की बातें करने लगे, वो राष्ट्र को बचाने की बात करने लगे। दोस्तों, भारतीय लोग स्वराज की मांग करने लगे, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को सरकारी पदों पर बैठाया गया और भारतीय लोगों को शासन में हिस्सेदारी दी जाने लगी, जिस कारणवश अंग्रेजी क्षेत्र संयुक्त प्रांत का मुख्यमंत्री भारतीय लोगों को बनाया गया। क्या किया गया दोस्तों? भारत के लोगों को बनाया गया। यानी कहीं ना कहीं अंग्रेजों को भी ये लगने लगा था कि 1857 की क्रांति के बाद कि भारत के लोग अब हमारी गुलामी को सहने वाले नहीं हैं, अब कुछ ना कुछ रास्ता चुनना पड़ेगा। तो लोगों ने, अंग्रेजों ने कुछ इंडिविजुअली तरीका चुना। वो चाहते कि भाई अब भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए भारत के लोगों को भी अपनी सेना में, अपने पद में कुछ ना कुछ समाधान करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा संयुक्त प्रांत पर विराजमान किए गए भारतीय मुख्यमंत्री, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में नियुक्त किए गए कुछ मुख्यमंत्री की मैं बात कर रहा हूं, उनका जिक्र देखिएगा। मोहम्मद अहमद सैयद खान, जिनकी नियुक्ति हुई थी 3 अप्रैल 1937 से 16 जुलाई 1937 तक इन्होंने उत्तर प्रदेश पर राज किया और ये अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित हुए थे। उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत, जिनके नाम पे गोविंद वल्लभ पंत सागर भी है, झील भी है।
गोविंद वल्लभ पंत 17 जुलाई 1937 से 2 नवंबर 1939 तक, फिर 1 अप्रैल 1946 से 15 जनवरी 1950 तक या सबसे अधिक समय तक विराजमान होने का पद इन्हीं के नाम पर जाता है। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता के बाद का काल अगर हम बात करें, स्वतंत्रता के बाद का काल कैसा रहा। 15 अगस्त 1947 को भारत नव स्वतंत्र गण राज्य बना और 2 साल बाद इसकी सीमा के अंतर्गत स्थित टिहरी, गढ़वाल और रामपुर के स्वायत्त राज्यों को भी शामिल कर लिया गया। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया, यानी 24 जनवरी को ही यूपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यूपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यूपी का स्थापना दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया, जिसके प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को बनाया गया। किसको बनाया गया दोस्तों? जिसका प्रथम किसको बनाया गया? गोविंद वल्लभ पंत को। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के रूप में 15 अगस्त 1947 को देश की स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू को बनाया गया। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सरोजिनी नायडू न केवल उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी, बल्कि भारत के अंदर सभी राज्यों में सबसे पहली महिला राज्यपाल बनने का अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो हैं सरोजिनी नायडू, जिनको भारत की कोकिला भी कहते हैं। भारत की कोकिला भी इनको कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। देश की प्रथम महिला राज्यपाल भारत की बनने का जो क्रेडिट जाता है वो भी दोस्तों इन्हीं को जाता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको लग रही है अच्छी तो वीडियो को करिएगा आप शेयर, लाइक एंड कमेंट, और चैनल पर दी जाने वाली जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आपकी क्लास एक भी छूटे ना, जो भी हम कंटिन्यू करा रहे हैं स्पेशल फॉर यूपी टेट और आपका सुपर टेट के लिए। ठीक है, फटाफट सभी लोग बता दीजिएगा कैसा लग रहा है आप लोगों को सेशन। उत्तर प्रदेश का प्रथम मंत्रिमंडल देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम मंत्रिमंडल, प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण जी थे और प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू को बनाया गया। प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रभाल जी थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन और प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल और प्रथम मुख्य न्यायाधीश वाल्टर मॉर्गन को बनाया गया था। प्रथम वाल्टर मॉर्गन को बनाया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुछ रिकॉर्ड बने हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड है वो मायावती जी के नाम है, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी। सर्वाधिक बार विधान परिषद सभापति वीरेंद्र स्वरूप जी हैं। वीरेंद्र स्वरूप जी सर्वाधिक बार 5 बार सर्वाधिक बार राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी और BL जोशी। सबसे कम उम्र के CM अखिलेश यादव जी बने थे। अखिलेश यादव जी सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री। वह व्यक्ति जो CM और PM दोनों बने चौधरी चरण सिंह जी थे। चौधरी चरण सिंह जी जिनके नाम पर उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक यूनिवर्सिटी भी है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। वह व्यक्ति जो CM और PM दोनों बने थे उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं और चौधरी चरण सिंह जी हैं। CM और विधानसभा अध्यक्ष दोनों बनने वाले की बात करूं तो CM भी बने थे और विधानसभा अध्यक्ष भी बने थे। इनमें से दोस्तों एक तो श्रीपति मिश्र हैं, दूसरे बनारसी दास हैं। श्रीपति मिश्र और दोस्तों बनारसी दास। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसी लगी आपको आज का ये सेशन आप लोग ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग ऐसी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें और हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फिर भी कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है,
चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।